अच्छा जी, आज हमने अपना लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करना है। अच्छा, मैंने आपको ना रिसेंटली एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन बोर्ड पे भी अवेलेबल है, मैंने स्क्रीन पे ओपन कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। टेस्ट में दिया था, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में कह रहा है जी, मिस्टर ज़फ़र अ फैशन डिज़ाइनर एंड आल्सो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान, USA एंड UK। ठीक है, वो 3 जगह बिजनेस कर रहा है। द कमिश्नर हैज़ ग्रांटेड। अच्छा, एक चीज़ हमें पता चल गई कि इस बंदे का नाम जो है वो क्या है, मिस्टर ज़फ़र। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारी हैं, इसलिए हम रिक्वायरमेंट रिटर्न ऑफ इनकम नहीं लिख रहे, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स काफ़ी सारी हैं, हम 1 बाय 1 उस पर आएंगे। तो कह रहे कमिश्नर हैज़ ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज़ कैलेंडर ईयर एज हिज टैक्स ईयर। तो इसका मतलब है उसे कैलेंडर ईयर की परमिशन है, तो कौन सा टैक्स ईयर होगा? यानी यहाँ से हमें जो है ना इसका टैक्स पीरियड यहाँ पे लिखना चाहिए। टैक्स पीरियड हमें पता चल गया कि इसका टैक्स पीरियड होगा 1 जनवरी से स्टार्ट और 31 दिसंबर पे ख़त्म। अब हमें नहीं पता कि ये सन कौन सा है बेसिकली। ठीक है, कह रहे फॉर टैक्स ईयर 2022। ठीक है, अब टैक्स ईयर कौन सा है हमें ये पता चल गया। टैक्स ईयर यहाँ पे आ जाता है 2022। ठीक है, अच्छा टैक्स ईयर 2022 आ गया। अब शायद इसकी मदद से हम इसका ये पीरियड लिख सकें। कौन सा होना चाहिए? यहाँ पे क्या लिखूं? फिर सोच लें। 21 के 2 मेरे ख्याल से तो 2021 होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि हम कहते हैं जिसमें क्लोजिंग डेट जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है, वो नॉर्मल टैक्स ईयर जिससे डिनोट हो रहा है वो वाला। ऐसे नहीं पढ़ा हमने, नहीं समझ आई? देखिए हम कहते हैं, अच्छा ये जिनको नहीं समझ आई वो सुन ले। हम कहते हैं जो क्लोजिंग डेट स्पेशल टैक्स ईयर की जिस नॉर्मल टैक्स ईयर में फॉल कर रही है वो किस में होगी? 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 इसी में फॉल कर रही है ना। तो हमने कहा था इससे इसको डिनोट करेंगे। ऐसा ही है। एक और आसान भी बता देता हूँ आपको। ये अब ये जो है ना टैक्स ईयर 2022, इससे जो भी स्पेशल टैक्स ईयर लिंक्ड होगा ना वो क्लोज इससे पहले ही हो रहा होगा। आप देखें अगर ये 31 मार्च पे क्लोज हो रहा होता तो वो भी 31 मार्च 2021 पे 22 पे क्लोज हो रहा होता, यानी 30 जून से पहले की डेट होती। 30 सितंबर अब 30 सितंबर पे अगर क्लोज हो रहा होता तो 30 सितंबर इससे पहले कौन सा आ रहा है? 21 वाला, तो 21 वाला होता। यानी 30 जून 22 से पहले वाली जो डेट आ रही है ना आपकी, वो आपने लेनी है, वो वाला सन लेनी है। समझ आ गई बात? किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लें जी, बताएं। नहीं समझ आई तो हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, अच्छा लेकिन ये समझ आ गई। आपने बेसिकली क्या करना है, अच्छा देखें इसको ना हम एक और आसान तरीके से याद रखते हैं सब स्टूडेंट्स के लिए। ये हमने कहा 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 पे होगा। आपने देखना वो कह रहे हैं ना स्पेशल टैक्स ईयर है 2022 का, तो आपके ज़हन में फ़ौरन डेट आनी चाहिए 30 जून 2022। अब अगर तो नॉर्मल टैक्स ईयर है तो 30 जून 2022 पे वो एंड हो रहा होगा। अगर वो नॉर्मल नहीं है, स्पेशल है, तो 30 जून 2022 से जो पहले की डेट होगी ना वो वाला होगा। यानी अगर ये मैं कहता ना ये आपका ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च के ऊपर, तो अब मैं कहता हूँ टैक्स ईयर 22 है, तो 30 जून 22 से पहले कौन सी डेट आ रही है? 31 मार्च 22। अगर मैं कहता ये 30 सितंबर पे एंड हो रहा है तो आपने कहना था सितंबर तो 21 में आएगा, इससे पिछला वाला 30 जून से पहले वाला 30 जून 22 से पहले। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ये एक हिंट भी आपको दे दिए, शॉर्टकट दे दिए ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस पर भी आते हैं 1 बाय 1। उसमें तो पीरियड ये वाला ही होगा, यही वाला पीरियड होगा। तो वो कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो पीरियड हमने मेंशन नहीं किया। मैं आपको अभी सब करवाता हूँ।
अच्छा जी, उसके बाद वो कह रहा है जी उसके जो उसने डेज ऑफ डिपार्चर और अराइवल दे दिए थे, ठीक है। अब आपने सारे काउंट करने हैं। एक तो हमें यहाँ पे ये पता चल गया सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है, ये ऐसा ही है। अब अगर हम इसके डेज काउंट करें तो पाकिस्तान के कितने दिन हैं, यूएसए भी वो गया है, यूएई भी गया है और यूके भी गया है। अब डेज काउंट करके मुझे बताएं, हमारा पीरियड ये है, हमने इसमें उसके डेज काउंट करने हैं। नंबर 1 देखें ना, यूएसए में वो कब से कब तक रहा है? नहीं, अभी हम क्वेश्चन नहीं हम पढ़ रहे, अभी हम वैसे जो है ना ओवरऑल हम वर्किंग बना रहे हैं, अभी हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं अपने जहन में। अच्छा, ये कब से कब तक रहा है? जनवरी 31। अगर यहाँ पे मैं देखूँ यूएसए में जनवरी के 31 दिन, ऐसे ही है। फरवरी के 28, मार्च के 31 और अप्रैल के कितने होंगे? 16 या 15। 16 पे तो वापस नहीं आ गया, तो वो तो पाकिस्तान में काउंट होगा ना, वो यूएसए में तो काउंट नहीं होगा। जिस दिन वापस आया है वो दिन तो यूएसए की काउंटिंग में नहीं आएगा ना, वो तो पाकिस्तान की काउंटिंग में आएगा। तो यूएसए की काउंटिंग में 15 दिन आ गए आपके। क्लियर है? जहाँ पे जो चीज़ ना समझ आए फ़ौरन पूछिएगा, ठीक है जी। हाँ, अब जो टैक्स ईयर है इसमें हम देखेंगे इसका रेजिडेंशियल स्टेटस 3 सालों कौन सी, तो वो आई कैप इसी तरह आपको देगा। आई कैप एग्जैक्टली वो स्पेसिफिक ईयर की तो आपको नहीं देगा, तो आई कैप तो इसी तरह आपको घुमाता है बेसिकली। आप इसी तरह तो वो आपको अब आपके जहन में हो सकता है नॉर्मल टैक्स ईयर भी हो सकता है, ये अगला वाला नॉर्मल भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आई कैप आपसे सवाल करता है। अच्छा, ये आपका आगे यूएसए में इतने डेज हो गए। अच्छा, उसके बाद अगर हम यूएई के देखें तो कितने दिन बनेंगे? ये यूएई की स्लॉट है जी, बताएं। 2 अगस्त से शुरू होगा और 14 अगस्त तक वहीं पे, तो कितने दिन बनते हैं? मेरे ख्याल से 13 दिन, ठीक है। यूएई के उसने स्ट्रेट 13 डेज आपको कह दिए। अब यूके में कितने डेज हैं? अक्टूबर पूरे 30 डेज होंगे ना अक्टूबर के। पहला वाला तो हम पाकिस्तान में काउंट करेंगे ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अक्टूबर के 30 डेज, नवंबर के कितने 30 और दिसंबर के 31। अब इनके डेज ज़रा काउंट करें, ये 91 बन गए आपके, ये 13 बन गए और ये कितने बनते हैं यूएसए के? कितने? 105। अब पाकिस्तान के कितने आ गए? अगर रिमेनिंग मैं कहूँगे 365 डेज होते हैं एक पूरे साल में, तो पाकिस्तान के कितने आएंगे? 156 आ रहे हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कोई चीज़ नहीं समझ आई तो बताएं। आगे कह रहे हैं फर्दर ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022 ही अर्नड बिजनेस इनकम फ्रॉम पाकिस्तान 3 मिलियन और उसका टर्नओवर इतना था, यूएसए की इतनी और उसका टर्नओवर इतना था, और यूके की इतनी इनकम है और उसका टर्नओवर इतना था, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। पहला तो सवाल ये अराइज होता है ना, तो हमने इस इंफॉर्मेशन से पहले उसका रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है, लेकिन ये फिर हम इसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले वो उसने आपसे जनरल सवाल पूछा कि नॉर्मल और स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होते हैं। तो नॉर्मल वो होता है 12 मंथ्स का पीरियड होता है, 30 जून पे ख़त्म हो रहा होता है, आपने एग्जांपल देके ख़त्म कर देना था, डिनोटेड बाय भी बताना था। स्पेशल टैक्स ईयर में आपने कहना था अदर 12 मंथ्स का पीरियड होता है, अदर देन 30 जून ख़त्म होता है, एग्जांपल देनी थी, आपने डिनोटेड बाय बताना था, ख़त्म कर देना था। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, जब आप एक टैक्स ईयर से दूसरे में चेंज करवाते हैं तो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर अकर होता है, वो सेपरेट टैक्स ईयर ट्रीट होता है, वो आपने यहाँ पे बता देना था। अब आ रहे वेदर माई टैक्स ईयर इज़ नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल। जी, स्पेशल टैक्स ईयर है ना, यहाँ पे हमें ये समझ आ गई कि स्पेशल टैक्स ईयर है क्योंकि कैलेंडर ईयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सवाल था व्हाट इज़ माई टैक्स पीरियड इन केस ऑफ टैक्स ईयर 2022। तो ये टैक्स पीरियड आपने बताना था कि ये मेरा टैक्स पीरियड है, ठीक है।
उसके बाद डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये हम वैसे पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 14 में, लेकिन मैंने उस दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था 30 सितंबर जो है वो इंडिविजुअल्स की रिटर्न फाइलिंग डेट होती है, तो आपने वो 30 सितंबर लिखना था यहाँ पे कि 30 सितंबर 2000, इसकी कौन सी होगी 22 की, ठीक है, जब ये टैक्स ईयर क्लोज होगा उसके बाद। अब ये देखें ना, ये टैक्स ईयर इसका ख़त्म हो गया, इसके बाद जो 30 सितंबर आएगी ना उस पर इसकी रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट होगी, तो इसके बाद 30 सितंबर 22 आ रहा है। उसके बाद वो कह रहा है वेदर आई एम रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज। तो देखिए हमने इंडिविजुअल का क्राइटेरिया देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसने 183 डेज गुजारे हैं पाकिस्तान में, नहीं गुजारे, उस पर तो नहीं बन रहा। नंबर 2 हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई भी नहीं है। तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, क्या उसने किसी और फॉरेन कंट्री में 182 डेज से ज़्यादा गुजारे हैं, तो नहीं गुजारे, और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी है, इसका मतलब है ये रेजिडेंट बन गया। हमें चौथे क्राइटेरिया की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये रेजिडेंट बन गया। यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद कह रहे हैं जी whether my income from business shall be computed by taking into account amounts that are Pakistan source only or income from USA and UK will also be considered। तो अब आपने बताना है क्योंकि आप रेजिडेंट बन गए हैं तो आपकी ये फॉरेन इनकम्स भी जो हैं वो यहाँ पे टैक्स होंगी। तो अब इसकी इस दफ़ा की जो टैक्सेबल इनकम होगी वो होगी 3, 4 और 2 मिला के, तो 9 मिलियन इसकी टैक्सेबल इनकम होगी, ठीक है। और 9 मिलियन के ऊपर कौन से टेबल वाला रेट लगाएंगे, टेबल 1 नॉन सैलरीड वाला, तो जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी वो वाली होगी। और अब क्योंकि ये रेजिडेंट बन गया है तो इसका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर आप कंप्यूट करेंगे। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर कितना बन रहा है 140 मिलियन, तो इसका मतलब है इसके ऊपर मिनिमम टैक्स भी लगाएंगे 1.25% वाला, ठीक है। तो उससे भी आप कंप्यूट, तो हायर लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी। क्लियर है, करने की जरूरत है तो बता दें। उसके बाद टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर ली, टैक्स रेट्स आर गिवन बिलो, वो मैंने आपको कहा था टैक्स रेट्स ले जाइएगा, यूज़ कर लीजिएगा उसमें। वो कह रहे हैं इन केस माई फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, जैसे यहाँ पे इसकी फॉरेन इनकम्स टैक्स हो गई, वेदर आई कैन गेट एनी बेनिफिट ऑन फॉरेन इनकम्स इन पाकिस्तान एज आई हैव पेड फॉरेन इनकम टैक्स इन USA एंड UK। उसने बाहर भी टैक्स दिया, तो वो कह रहे हैं क्या मुझे यहाँ पे कोई बेनिफिट मिल जाएगा जी, फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, या कुछ केसेस में फॉरेन एग्जाम्पशन, फॉरेन इनकम की एग्जाम्पशन होती है, बिजनेस में वैसे मिलता फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, ठीक है। एक मैं और चीज़ आपको बता देता हूँ कि फॉरेन सैलरी के ऊपर सिर्फ आपको एग्जाम्पशन मिलती है, वो एग्जाम्प्ट हो जाती है, बाकी सारे हेड्स में अगर आप फॉरेन इनकम कंप्यूट आपकी आ रही है तो उस पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलता है, ठीक है। लेकिन आपने जनरल रूल ये याद रखना है कि अगर कोई बायर टैक्स दे तो जनरली रूल ये है या तो फॉरेन इनकम पे ऊपर एग्जाम्पशन होती है या फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता है। क्लियर है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये मैंने खुद इसे ड्राफ्ट किया था अकॉर्डिंग टू न्यू लॉ। अगर आप में अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें, इसका आपको सजेस्टेड आंसर नहीं मिलेगा, बाकी सारे आपको अब्दुल समद करवा देगा जी। उसमें जो टैक्स क्रेडिट है वो तो हमने नहीं ना, वो अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, वो हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। अभी हमने जनरली जिस तरह ऑर्डर ऑफ टैक्स क्रेडिट पढ़े हैं ना और टैक्स क्रेडिट्स के बारे में पढ़ा है, तो वो बेसिकली उसकी अभी इंट्रोडक्शन है। टैक्स क्रेडिट्स जो सारे आपने पढ़े हैं ना, लिस्ट डाउन किए हैं, चैप्टर 11 में 1 बाय 1 पढ़ेंगे कंप्यूट कैसे करें। हाँ, टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट की है। तो टैक्स लाइबिलिटी आपकी 2 तरीकों से कंप्यूट होनी थी, नॉर्मल से भी और मिनिमम से भी। क्लियर है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 में अगर आप देखें कॉमन रूल्स हम कल कर चुके थे। कॉमन रूल से कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस चल रही हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के अंदर जो भी डेफिनेशन आ रही है हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम उसका पर्पस ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे कि लॉ में उसको क्यों डिफाइन किया गया है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, और फिर हम देखेंगे डेफिनेशन कहती क्या है। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपकी है ना, ओवरऑल इतनी सारी डेफिनेशंस हैं, उसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपकी 3 ही है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्राइवेट कंपनी, एक पब्लिक कंपनी। लेकिन नीचे एक डिस्क्लेमर दे दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों को छोड़ देना है, इसका ये मतलब है इनको बहुत अच्छे तरीके से करना है।
इनकी एप्लीकेशन बार बार आई कैप टेस्ट करता है। सबसे पहले जी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ये आप शायद ITB में भी पढ़ चुके हैं, AOP, ठीक है। AOP क्या होती है? AOP पार्टनरशिप फॉर्म होती है। अच्छा, सबसे पहले हम ये देखें कि यहाँ पे डिफाइन क्यों किया है। अच्छा, डिफाइन इसलिए किया है क्योंकि AOP एक सेपरेट पर्सन है, ठीक है, और इसके ऊपर अलग से टैक्स रेट्स अप्लाई होते हैं जो आपके टेबल 1 में दिए हुए, ठीक है। सिर्फ ये फ़र्क है। अगर कोई पूछे ना इंडिविजुअल की टैक्सेशन में, अगर एक क्योंकि AOP बिजनेस कर रही होती है, अब जैसे AOP है वो सैलरी नहीं कमा रही होती, तो अगर हम कहें ना कि AOP और इंडिविजुअल की टैक्सेशन में क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है। AOP जो है उसके टैक्स रेट्स भी वही टेबल 1 में है और बिज़नेस इंडिविजुअल के टैक्स रेट्स भी टेबल 1 में है, ठीक है। वो जो इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा हो सिर्फ उससे, ठीक है, तो वो सेम वो क्राइटेरिया। अच्छा, AOP है क्या? फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एनी बॉडी ऑफ पर्सन्स फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी। कंपनी इसमें शामिल नहीं है। जो अब कंपनी क्या है, कंपनी अगले इसमें डिफाइंड है। जैसे उसने कहा ना कोई भी बॉडी ऑफ पर्सन्स है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, लेकिन उसने कहा जो चीज़ें भी कंपनी की डेफिनेशन में आ रही है ना, कंपनी भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होती है। जो कह रहे हैं जो चीज़ें कंपनी की डेफिनेशन में आ रही हैं वो AOP नहीं बन सकती। कंपनी क्या है जी? कंपनी वो कंपनी है जो कंपनीज एक्ट 2017 में रजिस्टर्ड है। कंपनीज एक्ट पढ़ा है आपने? कंपनीज एक्ट अभी नहीं पढ़ा, कंपनी लॉ में पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2017। तो उसमें जो भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवाएगी वो, उसके बाद स्मॉल कंपनी। अच्छा, स्मॉल कंपनी जो टर्म है वो आपकी इनकम टैक्स की टर्म है, अभी नीचे आएगी आगे जाके, ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बनेगी किसी भी पाकिस्तानी लॉ के अंडर तो वो भी कंपनी कहलाएगी। मुदारबा, ये इस्लामिक मोड होता है, ठीक है। मुदारबा के अंदर क्या होता है, एक पार्टी जो है वो सर्विसेज देती है और एक इन्वेस्टमेंट करती है, तो ये मुदारबा एक सॉर्ट ऑफ कंपनी, यहाँ पे इसको कंपनी में लेके गए में। बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर फॉरेन लॉ फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो किसी बाहर के लॉ के मुताबिक बनी है वो भी कंपनी कहलाएगी। फॉरेन एसोसिएशन विच द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर टू बी अ कंपनी, कोई भी फॉरेन एसोसिएशन जिसको बोर्ड कह दे कि ये कंपनी है वो भी कंपनी होगी। अच्छा देखिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट दोनों आपके यहाँ पे कंपनी की डेफिनेशन में आ रहे हैं। आपको याद होगा रेजिडेंट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, उसमें हमने एंड में कहा था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी दोनों जो है रेजिडेंट कंपनीज हैं, ठीक है। तो वो इसी वजह से कहा था कि ये दोनों जो हैं वो यहाँ पे आ रही हैं। उसके बाद है जी कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कंपनी है, और ट्रस्ट, ये सारे आपकी कंपनी की डेफिनेशन में आ रहे हैं, ठीक हो गया। आगे उसने फर्म को डिफाइन कर दिया है, क्यों फर्म कहाँ पे आ रहा था, फर्म यहाँ पे आ रहा था, इसलिए उसने आगे डिफाइन किया है। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन हमने क्यों पढ़ी है? कंपनी की डेफिनेशन हमने इसलिए पढ़ी है क्योंकि कंपनी के अलग रेट्स हैं, ठीक है। आपने देखा 29% रेट है नॉर्मल कंपनी का, बैंकिंग कंपनी का 39% है, और स्मॉल कंपनी का कितना है 20%। तो कंपनी के अपने रेट्स हैं, AOP के अपने, इनको सेपरेट पर्सन्स कंसिडर किया, उनको डिफाइन किया गया, इनके टैक्स रेट्स फर्क है। अब यहाँ पे उसने कहा कि जी फर्म, आगे फर्म को डिफाइन कर दिया, ये वही डेफिनेशन है जो आप फर्म की शुरू से पढ़ते आए हैं। जिसने भी बिजनेस की ITB में शायद आपने पढ़ी हो, अगर बिजनेस लॉ में नहीं पढ़ी, वरना बिजनेस लॉ में इसका पूरा एक एक्ट है 1932 का, पार्टनरशिप एक्ट। वो कह रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स के दरमियान ऐसा रिलेशनशिप हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिसके अंडर वो क्या करते हैं, अपने कहते हैं कि हम बिजनेस के जो प्रॉफिट्स आएंगे उनको शेयर करेंगे, यही होती है ना पार्टनरशिप। कैरिड ऑन बाय ऑल, जो सब कैरी ऑन करें, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या कुछ उसके उनके बिहाफ पे, सब के बिहाफ पे एक्ट करें, ठीक है, और वो बिजनेस कैरी ऑन करें। लेकिन अल्टीमेट पर्पस क्या होता है कि जो उस बिजनेस से प्रॉफिट आएगा उसको शेयर करेंगे, ठीक हो गया। आगे है जी ट्रस्ट की डेफिनेशन। ट्रस्ट भी देखें कंपनी की, यहां पे अगर हम देखें तो कंपनी की डेफिनेशन में आ रहा था ट्रस्ट, यहां से फर्दर ये बेसिकली उसका लिंक कंपनी के साथ है। अच्छा, ट्रस्ट किसी ने देखा है कोई? कहाँ देखा है आप लोगों ने? स्कूल्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। एक और नेशनल लेवल का ट्रस्ट है, किसी ने देखा है? NIT देखा है किसी ने? NIUT, नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट। अच्छा, ये एक ट्रस्ट होता है,
ये गवर्नमेंट का बनाया हुआ है बेसिकली, ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए होता है। जब मैं आपकी तरह स्टूडेंट था मैंने भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी 5,000 रुपये की, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अब देखिए जैसे हम लोग ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अब NIT जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसका क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इनके पास कम पैसे हैं ना, 5,000, 10,000, 15,000, तो वो बेसिकली क्या करें कि उन लोगों से पैसे लें और सबका पैसा जब इकट्ठा हो जाए तो वो फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर उनके पास एक तो मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, ठीक है, जो एडवाइज़र्स होते हैं आपके वो बहुत अच्छे होते हैं, उनकी एक तो कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो समझते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है। और फिर उनका पोर्टफोलियो बड़ा डाइवर्स होता है, उन्होंने ऑलमोस्ट हर अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। अब मैं 5-10 हज़ार रुपये लेके जाऊँगा तो मैं किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या मेरा पोर्टफोलियो डाइवर्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं वहाँ जाऊँगा, वो उस तरह से डाइवर्स पोर्टफोलियो बना देंगे। तो वो भी एक ट्रस्ट है बेसिकली, ठीक है, वो है यूनिट ट्रस्ट। बेशक गूगल करेगा नेशनल इन्वेस्टमेंट यूनिट ट्रस्ट, आपके पास उसकी वो ऑब्जेक्टिव और सारी वो चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, ट्रस्ट क्या जी, एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। एक ऑब्लिगेशन है, ट्रस्ट बेसिकली क्या है, एक ऑब्लिगेशन है जो कि किसके साथ अटैच्ड है, एनेक्स्ड का मतलब है अटैच्ड, किसके साथ अटैच्ड है, टू द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी। या आप कोई वेलफेयर ट्रस्ट भी ज़हन में लेके आएँ, तो आप किसी को अपना कोई एसेट देते हैं या पैसे देते हैं या कोई प्रॉपर्टी देते हैं, तो आप उस ट्रस्ट की क्या लगा देते हैं, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, और वो किसके साथ, उस प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है। अराइजिंग आउट ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन और एक्सेप्टेड बाय द ऑनर, वो क्यों अराइज हुई है, क्योंकि जो ऑनर है उस प्रॉपर्टी का, उसने आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस रिपोज इन ट्रांसफ़र की है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय द ऑनर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर, वो किसी और के बेनिफिट के लिए, और ऑफ अनदर एंड द ऑनर, या ऑनर या किसी और के बेनिफिट के लिए। जैसे अगर आप कोई वेलफेयर इंस्टीट्यूशन भी ज़हन में लेके आएँ, तो फॉर एग्जांपल मैं ऑनर हूँ उस प्रॉपर्टी का, मैं उस ट्रस्ट को देता हूँ, अब उस ट्रस्ट की ऑब्लिगेशन बन गई है जो कि उस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है, और मैंने अपना कॉन्फिडेंस क्योंकि उनको ट्रांसफ़र किया है, और वो फॉर द बेनिफिट, मैं कहता हूँ ये लोगों की फलाह के लिए आपने लगाने, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर भी हो सकता है, या मैं कोई ऐसा ट्रस्ट भी बना सकता हूँ जो औरों और मेरे दोनों के बेनिफिट के लिए हो, वो भी ट्रस्ट कहलाएगा। आगे कह रहे हैं एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट क्या होता है, जैसे आपका ओवरऑल कैपिटल शेयर कैपिटल में डिवाइड हो जाता है ना, इसी तरह आपका अगर ट्रस्ट यूनिट्स में डिवाइड हो जाए, जैसे NIUT है, जब मैंने आपको कहा ना नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो भी एक ट्रस्ट है, वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। तो जब मैं वहाँ पे करूँगा ना, तो वो मुझे भी जो है ना वो क्या करेंगे, यूनिट्स दे देंगे कि जी आपको हम इस NIT के इतने यूनिट्स देते हैं, जैसे कंपनी में शेयर कैपिटल में आपको शेयर्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन जो वेलफेयर वाले नॉर्मली होते हैं ट्रस्ट, उसमें आपने देखा होगा उसमें आपको यूनिट्स नहीं मिलते, वो यूनिट ट्रस्ट वाले नहीं होते, ठीक है। तो दोनों हो सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट वाले भी हो सकते हैं, यूनिट ट्रस्ट के अलावा भी हो सकते हैं। आगे यूनिट ट्रस्ट को यहाँ पे उसने डिफाइन भी कर दिया, एनी ट्रस्ट अंडर विच बेनिफिशियल इंटरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स, जैसे शेयर्स को डिवाइड कर देते हैं, सच दैट द एंटाइटलमेंट्स ऑफ बेनिफिशियरीज टू इनकम और कैपिटल आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स हेल्ड। अब जैसे मैंने NIT में जब इन्वेस्ट किया था ना, वो भी एक ट्रस्ट था, तो उसमें मुझे यूनिट्स दे दिए थे उन्होंने। तो अब क्या होता था, अब मेरे पास जितने यूनिट्स हैं ना, तो जब आता था डिविडेंड तो उसी के हिसाब से मुझे आता था जितने यूनिट्स, जैसे आपको क्या होता है जिसका कंपनी में जितना शेयर कैपिटल होता है उस हिसाब से उसको डिविडेंड मिल रहा होता है। तो इसी तरह अगर कोई ट्रस्ट यूनिट्स में डिवाइड हो जाए तो वो यूनिट ट्रस्ट बन जाता है, और वो जो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होता है उसके हिसाब से उसको जो है बेसिकली डिविडेंड दिया जाता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ये हमने डिविडेंड में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की वो पढ़ी थी। अगर इन सिंपल वर्ड्स बात करें तो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिविडेंड में याद है कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने कहा था डिविडेंड वो होगा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे वही असल कॉन्सेप्ट वही रिटेन्ड अर्निंग्स वाला है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इसलिए यहाँ पे लॉ में डिफाइन किया गया है, कह रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन रिलेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन और पेमेंट ऑफ अ डिविडेंड, उसके साथ ही कनेक्टेड है। इंक्लूड एनी रिजर्व मेड अप होली और पार्टली ऑफ एनी अलाउंस डिडक्शन और एग्जेम्पशन एडमिसिबल फॉर द पर्पज ऑफ A, B एंड E ऑफ डिविडेंड। वो A, B और E हमने पढ़े थे ना, जो डिविडेंड में A to F हमने पढ़े थे। कह रहे A, B एंड E ऑफ द डिविडेंड ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ अ ट्रस्ट
अप टू द डेट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन और सच पेमेंट एज द केस में भी। ज़ाहिर बात है जब तक आप पेमेंट नहीं करते उसमें से शेयर होल्डर को तब तक आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रहते हैं। जब आप पेमेंट कर देते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। तो कह रहा है जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे ये आपके पास जो भी प्रॉफिट्स पड़े हैं ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहलाएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ सी ऑफ डिविडेंड, सी के लिए इंक्लूड्स ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इनकम एंड गेन्स ऑफ अ ट्रस्ट अप टू द डेट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। ये लिक्विडेशन का केस था, हमने उसमें पढ़ा था ना, लिक्विडेशन, रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो कह रहा है लिक्विडेशन के केस में अगर आप देखना चाहें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स तो वो कह रहा है लिक्विडेशन की डेट तक, और वैसे कह रहा है जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए तब तक वो जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो ये कह रहा है। आगे है जी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है ये मैं आपको बता दूं कि क्या होती है जी। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वो लिस्ट होती है जो लोग अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करते हैं, उनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, अब उनको क्या बेनिफिट होता है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, जिसका आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा फाइलर और नॉन फाइलर का। जनरली यही मार्केट में सर्कुलेट हो रहा है, फाइलर और नॉन फाइलर। फाइलर वो बंदा होता है जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल कर देता है, और नॉन फाइलर वो होता है जिसने ड्यू डेट पे अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, इम्प्लीकेशंस भी हमने समझनी है। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो फाइलर होता है, अब जैसे उस दिन हमने डिविडेंड की एग्जांपल की थी कि जो बंदा नॉन फाइलर होगा उसके ऊपर टैक्स रेट्स डबल कर दिए जाते हैं विद होल्डिंग के। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जिन बंदों का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं आ रहा उनकी विद होल्डिंग डबल होगी। ठीक है, और जिनका नाम आ रहा है उनके वही जो प्रिस्क्राइब्ड रेट्स हैं उसके मुताबिक ही विद होल्डिंग टैक्स उनका काटा जाएगा। तो कह रहे हैं जी बेसिकली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कौन सी है, जो बोर्ड बनाएगा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है। और इंक्लूड्स इसमें एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में वो बंदे भी शामिल हैं जो AJK सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक एक्टिव हैं, और GB काउंसिल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक उनकी लिस्ट के मुताबिक भी एक्टिव हैं, वो भी फाइलर ही कहलाएंगे, एक्टिव टैक्स पेयर ही कहलाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, क्योंकि अच्छा ये ना, हाँ ये सेपरेट बेसिकली इनको समझ लें कि एक सेपरेट इनको स्टेट का दर्जा दिया गया हुआ है। ठीक है, ये इनके बोर्ड अलग है, इनकी टैक्स कलेक्शन अलग है, गिलगित की अलग है, AJK की अलग है। ठीक है, लेकिन इन्होंने मोर और लेस हमारे लॉ को ही अडाप्ट किया हुआ है, उसी को अप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ जहाँ पे पाकिस्तान लिखा होता है वहाँ पे ये अपनी टेरिटरी का नाम लिख देते हैं, ये फ़र्क होता है सिर्फ, और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड। अच्छा ये अप्रूव्ड क्या होता है, ये अप्रूव्ड का मतलब होता है ये वो है जो कमिश्नर ने अप्रूव किया है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा हम जाके पढ़ेंगे सैलरी के चैप्टर में और इनकम फ्रॉम बिजनेस दोनों के चैप्टर में। क्यों, क्योंकि ग्रेचुइटी फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा होता है, एम्प्लॉयर। अगर वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है और वो अप्रूव्ड नहीं है वो ग्रेचुइटी फंड, तो अब एम्प्लॉयर के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा ना। जाहिर बात है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक बेनिफिट दे रहा है तो उसकी जेब से कुछ जा रहा है तो उसके लिए एक्सपेंस होगा। तो लॉ ये कहते हैं अगर आपने अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड में कंट्रीब्यूशन नहीं की तो आप एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और ऑन द अदर हैंड अगर वहाँ पे वैसे जनरली ये होता है कि अप्रूव्ड ग्रेचुइटी फंड से अगर आप एम्प्लॉई पैसे जब ले रहा होता है ना तो उस केस के अंदर वो एग्जाम्प्ट होती है। यानी हमने एग्जाम्प्ट इनकम्स पढ़ी है ना, तो ये अगर इससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो एग्जाम्प्ट हम सैलरी में पढ़ेंगे, लेकिन अगर वो अप्रूव्ड नहीं है तो फिर एग्जाम्प्ट नहीं होगा, फिर टैक्सेबल हो जाएगा। बात समझ आई, यानी दोनों के लिए नुकसान है जी। ग्रेचुइटी फंड क्या होता है जी, ग्रेचुइटी फंड ये होता है कि जब अच्छा अभी काफ़ी सारे फंड्स आएंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ। ग्रेचुइटी फंड ये होता है कि एम्प्लॉयज़ के लिए एक फ़ंड बनाया जाता है और उसमें ना ईयरली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया जाता है। वो ये होता है जब वो एम्प्लॉई अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे या रिटायरमेंट से पहले ही वो जब जॉब छोड़ जाता है, अगर वो इंटाइटल्ड है, तो जो भी उसकी ग्रेचुइटी का फार्मूला है वो उसे लम सम एक पेमेंट की जाती है, वो ग्रेचुइटी होती है। जैसे जब आप छोड़ते हैं जॉब तो आपको पेंशन मिल रही होती है, लेकिन पेंशन क्या होती है, वो मंथली मिल रही होती है। ग्रेचुइटी लम सम एक पैकेज होता है, वो आपको एक लम सम पैकेज दिया जाता है। ठीक है, आगे काफ़ी सारी सैलरी में काफ़ी सारे इस तरह के ना बेनिफिट्स आएंगे, वो हम उस टाइम इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ कि अप्रूव्ड का कॉन्सेप्ट क्यों है। उसके बाद है जी अप्रूव्ड पेंशन फंड, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर एक एम्प्लॉयर अपना पेंशन फंड जो उसने एम्प्लॉयज़ के लिए बनाया है वो अप्रूव नहीं करवाता कमिश्नर से, तो उसमें जो भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसका एक्सपेंस तो है, लेकिन वो अपनी जो है वो उसको एक्सपेंस को क्लेम नहीं कर सकता,
जब तक वो इधर अप्रूव नहीं करवाएगा। मीन्स पेंशन फंड अप्रूव बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अंडर वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स एंड मैनेज बाय पेंशन फंड मैनेजर रजिस्टर्ड बाय विद SECP। अच्छा, उसके बाद है जी असेसमेंट या असेसमेंट ईयर, ये आपका कवर होगा चैप्टर 15 में। बोर्ड क्या है जी? बोर्ड जो है वो मींस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पहले इसका नाम होता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कह रहा है कि पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो 1924 के मुताबिक बना था, लेकिन अब उसका है जी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये 2007 में इसका नाम हुआ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, उसके बाद बोनस शेयर्स क्या होते हैं? बोनस शेयर्स में कह रहा है इसको डेफिनेशन उस तरह से नहीं है, लेकिन आपको आइडिया है बोनस शेयर्स का। जब कंपनी डिविडेंड देती है ना तो कहती है कि जी हम आपको बजाय कैश देने के हम इसी कंपनी के और शेयर दे देते हैं, वो बोनस है। वो कह रहा है उसमें अगर बोनस यूनिट्स भी दें ना, अगर ट्रस्ट के अंदर बोनस यूनिट्स भी दें, वो भी बोनस शेयर्स की डेफिनेशन में काउंट होंगे। बिजनेस क्या है? चैप्टर 7 में हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। बिजनेस बैंक अकाउंट क्या है जी? अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट जनरली हम पढ़ लें और इसकी इम्प्लीकेशन समझ लेते हैं। बिजनेस बैंक अकाउंट वो बैंक अकाउंट होता है जो आप अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए कमिश्नर को डिक्लेयर करते हैं कि जी मैं सारी ट्रांजैक्शन इससे करूंगा। अब कोई बंदा अगर एक बिजनेस बैंक अकाउंट है और वो डिक्लेयर नहीं करता तो उसको क्या मसले आएंगे, वैसे हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकम टैक्स में उसको ये मसला आएगा कि उससे जो भी एक्सपेंसेस की पेमेंट करेगा ना, वो एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, नंबर 1। और सेल्स टैक्स में, खैर सेल्स टैक्स का भी आपने बिल्कुल आइडिया नहीं उसका। सेल्स टैक्स में होता है कि आप आउटपुट माइनस इनपुट टैक्स का फार्मूले के हिसाब से सेल्स टैक्स कंप्यूट कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि आपने अपनी अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जनरल रूल सेल्स टैक्स का बताता हूँ। सेल्स टैक्स में मैंने ये चीज़ बेची, इसके ऊपर जो मैंने कस्टमर से सेल्स टैक्स लिया वो मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, और मैंने ये चीज़ बनाने के लिए जितना सेल्स टैक्स अपनी परचेजेस पे दिया है वो गवर्नमेंट से क्लेम कर लेता हूँ। ठीक है, यानी परचेजेस पे मैं क्लेम करता हूँ और सेल्स पे मैं गवर्नमेंट को दे देता हूँ। अब लेकिन वो ये कहता है कि अगर आपने ये जो पेमेंट, अपनी परचेजेस की पेमेंट बिजनेस बैंक अकाउंट से नहीं की, तो ये परचेजेस के ऊपर इनपुट भी आपको नहीं मिलेगा जो आपने गवर्नमेंट से टैक्स क्लेम कर रहे हैं। जाहिर बात है, ये मार्कर में बेच रहा हूँ तो मैंने प्लास्टिक और इंक तो खरीदी होगी ना कहीं से, तब बनाया ये। तो जो प्लास्टिक और इंक के ऊपर मैंने सेल्स टैक्स दिया है वो तभी मैं क्लेम कर सकता हूँ जब मैं पेमेंट करूँगा अपने बिजनेस बैंक अकाउंट से। ठीक है जी, पॉज कर। अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट ये ऐसा बैंक अकाउंट होता है जो आप अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए कमिश्नर को डिक्लेयर करते हैं कि भाई फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टैक्स मेरा ये बिजनेस बैंक अकाउंट है या ये बिजनेस बैंक अकाउंट है, और आपने उन्हीं से ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। अगर मैं उनसे ट्रांजैक्शन नहीं करता, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बिजनेस बैंक अकाउंट से अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट्स नहीं करता, किसी और से करता हूँ, तो वो एक्सपेंस मुझे डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अगर ये इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, और अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूँ तो सेल्स टैक्स में क्या होता है कि आप अपना जो भी परचेजेज होती हैं उसका जो सेल्स टैक्स आपने पे किया हुआ होता है अपने सप्लायर को, जैसे आप भी चीज़ें खरीदने जाते हैं तो सेल्स टैक्स भी साथ देते हैं ना, तो वो भी जब बंदा कोई भी चीज़ें खरीदने जाता है तो वो सेल्स टैक्स पे करता है, तो वो सेल्स टैक्स गवर्नमेंट से अगर वो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में तो वो क्लेम करता है। ठीक है, यानी कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन अगर उसने वो पेमेंट की है, सेल्स टैक्स भी पे किया है, लेकिन वो बिजनेस बैंक अकाउंट से पे नहीं किया, तो वो अब उसका सेल्स टैक्स गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ये इसके इम्प्लीकेशन है। उसके बाद चैरिटेबल पर्पस नीचे आएगा, वो भी हम उसको डिस्कस करते हैं। कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम, कॉन्सीलमेंट का क्या मतलब होता है? इनकम छुपाना। अगर कोई इनकम कैसे छुपा सकते हैं? फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसकी 3 इनकम्स है, 3 सोर्सेज हैं, सैलरी से भी आ रहा है, बिजनेस से भी आ रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी आ रहा है। अच्छा, वो सैलरी इनकम भी अपनी डिस्क्लोज कर देता है, बिजनेस भी कर देता है, कहता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है ना वो किसी को बताना नहीं कि वो आपको मैंने रेंट पे दी हुई है, तो वो अपनी डिक्लेयर ही नहीं करता, उस पर टैक्स ही नहीं देता, तो ये होगी कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं? कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम इंक्लूड्स द सप्रेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट। सप्रेशन मीन्स छुपा लेना, कम दिखाना, ऑफ एनी आइटम ऑफ रिसीट लाइबल टू टैक्स इन होल और इन पार्ट, और फेलियर टू डिस्क्लोज इनकम चार्जेबल टू टैक्स। या आप इनकम दिखा नहीं रहे या उसे सप्रेस कर रहे हैं, कम दिखा रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है ना। क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एनी एक्सपेंडिचर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, आप कोई एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं जो एक्चुअली आपने किया ही नहीं, तो एक्सपेंस क्लेम करने से क्या होगा?
इसका तो इनकम से छुपाने से कोई ताल्लुक नहीं है कोई ताल्लुक? क्या ताल्लुक है? इनकम कम हो जाएगी ना। हमने कहा था आपने नेट इनकम्स को कंसिडर करना है, तो नेट में क्या होता है? ग्रॉस इनकम माइनस एक्सपेंसेस। अगर आप कोई ऐसे एक्सपेंसेस दिखाते हैं जो है नहीं, तो आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी तो टैक्स कम हो जाएगा, वो भी कॉन्सीलमेंट ऑफ इनकम में आएगा। एनी एक्ट रेफर टू इन 1111 क्लेमिंग ऑफ एनी इनकम और रसीट एज एग्जाम्प्ट विच इज अदरवाइज टैक्सेबल। अगर आप कोई इनकम दिखा रहे हैं लेकिन वो टैक्सेबल थी, आप एग्जाम में दिखा रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी क्या होगा? यार क्लास हो रही है, अभी नहीं आप लोग आ सकते। हाँ, अभी क्लास चल रही, टैक्स की क्लास लेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी क्लेमिंग ऑफ एनी इनकम और रसीट एज एग्जाम्प्ट। अगर कोई ऐसी इनकम जो आपकी टैक्सेबल थी लेकिन आपने उसको क्या दिखाया? एग्जाम्प्ट, तब भी तो आप कॉन्सील कर रहे हैं ना। बेसिकली वो कह रहे हैं आप इनकम के साथ कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। क्या? इनकम स्ट्रेट अवे रिड्यूस कर दें, ना दिखाएं। एक्सपेंसेस आप क्या करें? ज़्यादा दिखा दें, तब भी। या उसको आप एग्जाम्प्ट कैटेगरी में दिखा दें, तब भी। तो वो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? कॉन्सीलमेंट के अंदर। उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है जी? अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर फर्दर सप्लाई। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर की कुछ इम्प्लीकेशंस आएंगी। जो डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते ना, उनके लिए इम्प्लीकेशंस हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स में, ठीक है? तो आपने अभी याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटर हम वहाँ पे पढ़ेंगे, तो इनकी ना रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट भी होती है। सेल्स टैक्स में हम पढ़ेंगे जो जिन लोगों ने रजिस्टर होना है उनमें कैटेगरी डिस्ट्रीब्यूटर की भी होती है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर को अलग से डिफाइन किया गया है और आपको इसमें भी नजर आएंगी इनकम टैक्स के अंदर भी। तो है क्या डिस्ट्रीब्यूटर? इसको एक मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर या कोई और बंदा एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए साइन कर देता है। जैसे आपने देखे बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे यूनिलीवर होगी या कॉलगेट वगैरह होगी, ये कहते हैं जी अपना एक डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं, इस्लामाबाद रीजन आप डील करेंगे, रावलपिंडी रीजन आप डील करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। ठीक हो गया? नहीं, उनकी ना नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर की अपनी एक इम्प्लीकेशंस है। कुछ केसेस में वो कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की ये रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स अलग से बताई गई हैं, वो हम आगे जाके इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स दोनों में देखेंगे। ये तो टैक्स देगा, तो जो मैं कह रहा हूँ जो रजिस्टर नहीं है, अब उनकी कैटेगरी देखनी पड़ेगी। अगर वो मैन्युफैक्चरर है उसने भी रजिस्टर होना है, हर बंदे की कैटेगरी है ना। तो मार्केट में काफी डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर नहीं होते, तो उनकी एक इम्प्लीकेशंस है। कंपनी के केस में भी कंपनी को कहा जाता है कि जी आपने उन बंदों को चीज़ें नहीं बेचनी जो एक्टिव टैक्स पेयर में नहीं आ रहे, उन डिस्ट्रीब्यूटर को आपने साइन नहीं करना जिनकी वो नहीं आ रही। मतलब ये बेसिकली हम 1 बाय 1 जब आगे जाएंगे ना अगले चैप्टर्स में, तो इनकी इम्प्लीकेशंस देखेंगे। अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को एक स्पेसिफिक कैटेगरी असाइन की गई है और इनसे रिलेटेड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइंसेस हैं, तो वो इसलिए यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया। उसके बाद है जी डिविडेंड, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एलिजिबल पर्सन चैप्टर 11 में होगा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट चैप्टर नंबर 5 में आपकी जो है वहाँ पे डिस्कस होगी, सैलरी के चैप्टर में। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज क्या होती है जी? जो टेक्निकल सर्विसेज देने के अगेंस्ट आपको फी मिलती है वो फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज होती है, ठीक है? अब टेक्निकल कंसिडरेशन फॉर मैनेजेरियल, टेक्निकल और कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग सर्विसेज ऑफ टेक्निकल और अदर पर्सनल। मतलब बेसिकली अब जो भी आप टेक्निकल सर्विसेज किसी को दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आपको जो कंसिडरेशन मिल रही है, कंसिडरेशन शायद आप लोगों ने पढ़ ली हो शायद बिजनेस लॉ में सबने, तो वो बेसिकली क्या होता है? फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज। लेकिन उसमें कह रहे हैं 2 चीज़ें आपने शामिल नहीं करनी, एक सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन असेंबली और लाइक प्रोजेक्ट, और सैलरी। बेसिकली आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब भी तो आप फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज ले रहे हैं ना। अब मैं कहीं अगर जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपनी टेक्निकल सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे मिल रहे हैं, तो बेसिकली एज पर डेफिनेशन तो वो भी फी फॉर टेक्निकल सर्विस होनी चाहिए। लेकिन नहीं, ये फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज जाती है आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में, ये उसी के लिए डिफाइन किया गया। आपकी कैटेगरी जो है इनकम फ्रॉम बिजनेस के लिए डिफाइन किया गया है, सैलरी में नहीं आए, इसको नहीं काउंट करेंगे आप। उसके बाद जी इनकम का क्या मतलब होता है? अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, ऐसी अमाउंट जिस पर टैक्स लगना है उसको आप इनकम कहेंगे। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। अच्छा, जैसे डिविडेंड है वो भी इनकम में आपकी कैटेगराइज होगी। एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द ऑर्डिनेंस, कोई ऐसी अमाउंट जिसको आप ट्रीट कर रहे हैं इनकम
अब जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि अब इसको समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे जब कोई बंदा इंपोर्ट करता है ना तो उसके ऊपर वो इनकम टैक्स विद होल्डिंग दे रहा होता है। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये मार्कर इंपोर्ट किए, तो क्या मेरी ये इनकम है? नहीं है। लेकिन लॉ कह रहा है कि जब आप मार्कर इंपोर्ट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी उसका 5.5% आपने गवर्नमेंट को विद होल्डिंग टैक्स जमा करा देना। गवर्नमेंट कह रही है अब ये क्या है, ट्रीटेड एज इनकम। असल में मेरी इंपोर्ट्स मेरी इनकम नहीं है, जब बेचूंगा तो इससे कुछ कमाऊंगा तो वो मेरी इनकम होगी, लेकिन इसको लॉ ऑर्डिनेंस ट्रीट कर रहा है इनकम। आगे कह रहे हैं एनी लॉस ऑफ इनकम। अब लॉस क्या है? नेगेटिव इनकम। ये आपके अगले सालों की इनकम को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, इन अ सेंस, इसलिए उसको इनकम कहा जा रहा है। इनकम ईयर क्या होता है जी? इनकम ईयर वही कॉन्सेप्ट है जो अब टैक्स ईयर का है। तो पहले जो आपका रिपील्ड ऑर्डिनेंस है, रिपील्ड कौन सा है? जो अब खत्म हो गया। रिपील्ड का मतलब होता है जो अब खत्म हो गया। रिपील्ड था 1979। दो आपका भी कौन सा? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इससे पहले जो ऑर्डिनेंस था वो था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979। तो कह रहे जो कॉन्सेप्ट उसमें इनकम ईयर का था वो इनकम ईयर का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इस ऑर्डिनेंस में टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है जी? इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एक ऐसी अंडरटेकिंग होती है जो पाकिस्तान में बनाई गई है, सेटअप इन पाकिस्तान, और जो एम्प्लॉइज करती है, यानी कितने एम्प्लॉइज हैं उसके? 10 और मोर पर्सन्स इन पाकिस्तान एंड यूज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल एनर्जी, ठीक है, जो कि यूज करे। एक तो वो कह रहे हैं एक ऐसी अंडरटेकिंग जो पाकिस्तान में बनाई गई है और साथ में कितने एम्प्लॉइज रखे? 10 या 10 से ज़्यादा, यानी कम से कम 10 एम्प्लॉइज रखेगी तो वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन जाएगी। और साथ में वो यूज़ कर रही हो इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी। और साथ में कह रहे हैं अगर नॉट यूज इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एनर्जी, अगर वो ये एनर्जी यूज़ नहीं कर रही तो फिर 20 या 20 से ज़्यादा बंदे रखने पड़ेंगे पाकिस्तान में। अब इसकी क्या एग्जाम्पल होगी? जैसे वो कॉटेज इंडस्ट्री नहीं होती, आपने देखा होगा। अब वो एनर्जीज़ नहीं, वो अब खुद ही बैठे हैं। अब जिस तरह वो ख़वातीन है उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री बनाई हुई है, वो सिलाई कढ़ाई का काम करके वो उसे कर रही हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग आ जाएगी, क्योंकि आगे भी इसकी कंडीशंस है, सिर्फ ये नहीं है। वो कह रहे हैं एंड इंगेज इन मैन्युफैक्चर, या वो मैन्युफैक्चरिंग में हो। अब वो मैन्युफैक्चर तो है, अब जैसे कपड़े से आप पूरे ड्रेसेस अगर बना रहे हैं तो बेसिकली वो है। अक्सर आपने सियालकोट में जैसे देखा होगा वो हाथ से फुटबॉल बना रहे होते हैं, ठीक है, तो वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन वो कोई एनर्जी नहीं यूज़ कर रहे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, वो हाथों से बना रहे होते हैं अक्सर। तो ये भी एक तो मैन्युफैक्चर। शिप बिल्डिंग में जनरेशन, कन्वर्जन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सप्लाई ऑफ हाइड्रोलिक पावर, वर्किंग ऑफ एनी ऑयल वेल और एनी अदर सोर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स। तो ये आपकी यहाँ पे एक डेफिनेशन पूरी होगी, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आप एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स बताऊं तो आपने 10 या 10 से ज़्यादा बंदे पाकिस्तान में एम्प्लॉय करने हैं। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर 20 बंदे कम से कम आपने रखने हैं, और आप साथ में इन चीज़ों में, इन 5 कैटेगरी में किसी एक में इंगेज हो तो आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बन जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद कह रहे हैं अ पर्सन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड अदर सच स्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट ऑफ लैंड to the extent and for the purpose of import of plant and machinery to be utilized in such activities and subject to the condition as may be notified by the board। कह रहे अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं ना, ठीक है, तो सिर्फ इंपोर्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की हद तक आप इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को बेसिकली टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को यहाँ पे डिफाइन किया गया। खैर वो आपकी एक्सटेंट तक नहीं है, कैफ लेवल पे नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन उन्होंने आपके सिलेबस में ज़रूर डाली हुई है। तो अब सवाल तो उठता है कि डेफिनेशन क्यों डाली है, इनको क्यों डिफाइन किया गया है, तो सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ। इस तरह कह रहे हैं रेजिडेंट कंपनी इंगेज इन द होटल बिजनेस इन पाकिस्तान, जैसे आपके पीसी वाले हैं, ठीक है, ये भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आ जाएंगे इसके मुताबिक। इसी तरह टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो पीटीए से लाइसेंस हैं, जैसे यूफोन, मोबिलिंक, ये सारे भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज बेसिकली आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आएंगी। एक तो नंबर 1 ये हमने पढ़ ली, उसमें उसने एनर्जी, पर्सन्स एम्प्लॉयड और इंगेजमेंट बताई कि कहाँ होगी। दूसरे नंबर पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, उसके बाद होटल बिजनेसेस और एंड में टेलीकॉम कंपनीज। ये 4 आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन में आएंगे।
आगे चलें। आयरस क्या है जी? आयरस सुना है किसी ने? इन दिनों में भी नहीं सुना? ये बेसिकली वेबसाइट है आयरस जो है, ठीक है। इसके ऊपर आप अपनी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की रिटर्न जाके फाइल करते हैं ऑनलाइन। जिस तरह हम इधर कंप्यूटेशन उस दिन बनाई थी ना, ये ऑनलाइन वहाँ जाके। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया ना 30 सितंबर आपकी ड्यू डेट है, तो आपने शायद किसी को रिटर्न फाइल करते हुए देखा हो, तो वो इसी जाके वेबसाइट पे जाके होती है आयरस, ठीक है। कह रहे आयरस मीन्स अ वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू क्या होता है? टैक्सेस एंड लॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय द बोर्ड। इनलैंड रेवेन्यू आपकी दो कैटेगरीज होती हैं। एक इनलैंड रेवेन्यू होता है, ठीक है, उसमें आपका इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स और एफईडी 3 चीज़ें आ रही होती हैं। एक आपकी कस्टम्स होते हैं, ठीक है, कस्टम्स में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा होता है, वो इनलैंड नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका इनलैंड के लिए ये डील कर रहा होता है, ये वेब बेस्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। बेशक आप देखिएगा आयरस लिखिएगा तो वो आ भी जाएगा, FBR का पेज आपके पास। उसके बाद है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT सर्विसेज। ये क्या होती हैं? ये क्यों, अच्छा ये इसको क्यों डिफाइन किया गया है? अच्छा अभी हुआ ये कि आज से 2 साल पहले तक IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन थी, एक्सपोर्ट के ऊपर। IT इनेबल्ड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट करते थे, जैसे आपने देखा होगा कि अक्सर यहाँ पे लोग जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स बना के बाहर बेच रहे होते थे, ठीक है, सॉफ्टवेयर हाउसेस थे। उसके अलावा कॉल सेंटर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इन सारों की इनकम को ना लॉ ने एग्जाम्प्ट किया हुआ था आज से 2 साल पहले तक। अब लास्ट ईयर तक लॉ ने क्या किया? उसको टैक्स क्रेडिट दे दिया, एग्जाम्पशन से हटा के टैक्स क्रेडिट दे दिया। अब उसे टैक्स कर दिया है, लेकिन उनसे कहा है कि आपने जो टैक्स देना है ना वो 0.25% FTR कर दिया। जो मैं आपको उस दिन बता रहा था ना, एक्सपोर्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या एक्सपोर्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हमने FTR में तो नहीं पढ़ा ना, इसलिए कि आपके कैफ में इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं है। हमने तो सिर्फ डिविडेंड, इंटरेस्ट और वो प्राइस एंड विनिंग्स पढ़ा था। लेकिन ये भी जो है ना आपके सिलेबस में डेफिनेशन की हद तक शामिल है, टैक्स इम्प्लीकेशंस नहीं है। लेकिन जो भी बंदा IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए क्या है कि जितने पैसे उसको मिल रहे हैं ना, प्रोसीड्स आ रही हैं, उसका 0.25% टर्नओवर का उसने टैक्स देना है, ठीक है। उसने अपनी वो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करके नेट इनकम पे नहीं देना, इसने डायरेक्ट उसके ऊपर देना है। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और यहाँ बता रहा हूँ कि डेफिनेशन क्यों दी गई है। कह रहे इंक्लूड्स बट नॉट लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सिस्टम इंटीग्रेशन, वेब डिज़ाइन, वेब डेवलपमेंट एंड वेब होस्टिंग एंड नेटवर्क डिज़ाइन। तो ये सारी चीज़ें आपकी IT सर्विसेज कहलाएंगी। उसके बाद IT इनेबल्ड सर्विसेज क्या है जी? इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक डिज़ाइन, अकाउंटिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, टेलीमेडिसिन सेंटर्स, डाटा एंट्री ऑपरेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, डाटा स्टोरेज सर्विसेज, लोकली प्रोड्यूस्ड टेलीविजन प्रोग्राम्स एंड इंश्योरेंस क्लेम्स प्रोसेसिंग। तो ये भी आप जो भी, अच्छा इनकी सिर्फ एक्सपोर्ट्स के ऊपर मैंने बात की है कि एक्सपोर्ट सिर्फ इनकी 0.25%, लोकल अगर आप दे रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से टैक्स होंगे, ठीक है। सिर्फ एक्सपोर्ट्स इनकी जो है वो FTR में जाती हैं 0.25% से। सर ये जो यूट्यूबर्स होते हैं तो उनको तो डॉलर्स में डेटा USA से इंडिया आती है, तो इनकी इसमें आती है नहीं, वो अभी आगे आएगी वो वाली सर्विस, ठीक है। अच्छा ये आपकी आ गई। अच्छा उसके बाद है जी मेंबर क्या है जी? मेंबर पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बेसिकली मेंबर होता है। जैसे हम कहते हैं ना पार्टनरशिप का जो पार्टनर है, उसी तरह AOP का मेंबर, उसे AOP का मेंबर भी कहते हैं। तो ये वही है, मेंबर इन रिलेशन टू AOP इंक्लूड्स अ पार्टनर इन अ फर्म। आगे कह रहा है जी माइनर चाइल्ड डेट चैप्टर 12 में आपके कवर होगा। तो मेरे ख्याल से आज यहीं तक रखते हैं। अच्छा कल की भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, वो भी हम इंशाल्लाह कल देख लेंगे। चलें जी, क्लास होगा।